कर रहे हैं। तो हरक सिंह जी उत्तराखंड की राजनीति के राखी सावंत हैं, जिनको चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि लोग उनके चटकारे लें, उनको कम से कम व्यू मिले और अधिक से अधिक चर्चाएं आए और अधिक से अधिक लोग उनको देखें। वो किसी भी धरने में जाने को तैयार है। वो किसी अनिल बलूनी जी का पासपोर्ट कार्यालय कहीं खो गया है, उनका बयान भी आया है इस विषय पर। उन्होंने क्या है मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत अपेक्षा के अनुसार जिस तरीके से हमने राज्य की मांग की थी जी, और जिन भावनात्मक मुद्दों के साथ और व्यवहारिक मुद्दों के साथ ये आंदोलन लड़ा गया जी, सर, उत्तराखंड को अगर हम देखें जी, तो हमने काफ़ी प्रगति की है। जो बदलाव हैं उनमें कितने सकारात्मक बदलाव हैं और किनको, मतलब कौन से वो बदलाव हैं जिनको आप मानेंगे कि? मेरा सवाल यह है कि गैरसैंण के हिस्से आया क्या है? गैरसैंण के हिस्से का मतलब गैरसैंण के आम नागरिक के हिस्से क्या आया है? गैरसैंण के आम नागरिक का मतलब यह है कि जब गैरसैंण की परिकल्पना की गई, क्या किसी तरीके की चुनौती होने वाली है या कांग्रेस समझ ही नहीं पाई है कि हम? नमस्कार, मैं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट तथा प्रदेश मंत्री सतीश लखेड़ा जी के साथ हूँ। सतीश लखेड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व राजनेताओं से इतर उत्तराखंड के सवालों पर सदैव मुखर रहे हैं और इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता रहते हुए उन्होंने बहुत बेबाकी से जो जनता के मुद्दों के जो सवाल रहे हैं उन सवालों के जवाब बखूबी दिए हैं। आज रीजनल रिपोर्टर के फोरम पर हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जिन जन मुद्दों पर रीजनल रिपोर्टर पूरी बेबाकी से बात रख रहा है, जिस 25 साल के उत्तराखंड की चर्चा रीजनल रिपोर्टर कर रहा है, उसको वो उतने ही ईमानदारी के साथ बातचीत करेंगे जितनी ईमानदारी से वो पूर्व में करते आए हैं। लखेड़ा जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे फोरम पर। लखेड़ा जी, अभी जो उत्तराखंड जो 25 साल का हो गया है, बिल्कुल युवा हो गया है जी, उसकी तस्वीर आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अपेक्षा के अनुसार जिस तरीके से हमने राज्य की मांग की थी जी, और जिन भावनात्मक मुद्दों के साथ और व्यवहारिक मुद्दों के साथ ये आंदोलन लड़ा गया जी, क्योंकि एक तो उत्तराखंड के जो सोचने विचारने वाले लोग थे जी, उन्हें लगता था कि लखनऊ में बैठ करके उत्तराखंड की नीतियों पे काम नहीं हो सकता है जी, जिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए नीतियां चाहिए वो भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में ही बनाई जा सकती है जी, और दूसरा एक पहचान का भी विषय था, एक अपने पर्वतीय होने का जो गौरव है जी, जो अन्य राज्यों के पास बहुत सुंदर के रूप में था, जी, मगर उत्तराखंड में हमारा पलायन, हमारा छोटी मोटी नौकरियों की जो पहचान थी, या कोई भी कह देता था भाई घर के लिए लड़का चाहिए, जरा अपने परिवार में कोई हो, सीधे परिवार में पूछते थे जी, जी, कोई है तो बता देना। इस पहचान के लिए भी, जबकि हमारी समृद्धि, हमारे लोगों की योग्यता तब भी उतनी थी, जी, तो इन सारे विषयों को लेकर एक जो सामने एक परिदृश्य लोगों के दिमाग में, विचार करने वालों में आया कि राज्य मिलना चाहिए। और राज्य की धारणा धीरे धीरे एक लोग, दो लोग विचारने वाले बैठक सम्मेलनों के साथ आते आते सड़कों तक उतरने में उसे कुछ समय लगा, मगर उसके बाद वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया जी, और हमारे साथ जो 3 और राज्य थे उन राज्यों ने वो संघर्ष नहीं देखा। हो सकता है वो संख्या में धरनों में ज़्यादा आ जाते हों, मगर जो बर्बरता और सरकारी दमन हमने झेला, वो मुजफ्फरनगर का हो या जिस तरह के अव्यवहारिक तरीके से हमारा खटीमा और मसूरी में जो गोली कांड हुआ, सब सरकार और सरकार की पुलिस ने चलाई। और मुजफ्फरनगर तो उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते जी। तो जिस कीमत पर हमने राज्य पाया है, ठीक है, समीक्षा में हमें ये लग सकता है कि राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा भी होती है, अपने एजेंडे भी होते हैं, मगर सब मिला के शेष उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अगर हम देखें जी, तो हमने काफ़ी प्रगति की है। हमारे जनजीवन के बदलाव हों, हमारे अवस्थापना हो, हमारे विकास हमारे जो निकट आया है जी, और देखिए कभी संतुष्ट इंसान नहीं हो सकता। अगर संतुष्ट हो गए तो फिर सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती है। बहुत कुछ करना बाकी है, मगर हमने एक छोटे से कालखंड में, भले 25 साल का है जी, मगर बहुत सारे बदलाव देखे हैं और बहुत हम उसके आसपास पहुँचे। जो बदलाव हैं उनमें कितने सकारात्मक बदलाव हैं?
कौन से वो बदलाव हैं जिनको आप मानेंगे कि वो जो आपने कहा कि पलायन की विभीषिका बन गया, जो हमने सोचा था वो नहीं मिल पाया। और एक बड़ी बात कि अभी आपने कहा कि जो उत्तराखंड के को पाने के जो दर्द हैं, जो घाव हैं, वो मुजफ्फरनगर जैसा कांड यहाँ की जनता नहीं भूल सकती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारें जो एक एक करके कभी कांग्रेस की आई और कभी भाजपा की आई है, और बीते 10 वर्षों से तो भाजपा की है 2 कार्यकाल से, तो क्या उन्होंने याद रखा? आपको लगता है कि उनको याद रहा? देखिए, जन दबाव के आगे सरकारें नतमस्तक होती हैं। जी, जैसा लोग चाहेंगे, जिस तरह का चाहेंगे, जिस तरह की नीतियाँ चाहेंगे, उस दिशा में हमने बहुत कुछ अपने कानूनों में, अपने नीतियों में बदलाव किया है। जी, जहाँ तक आप कह रहे हैं विकास भी आता है, उसके साथ विसंगतियाँ भी आती हैं। किसी गांव को अगर हम विकास से जोड़ने के लिए एक सड़क ले जाते हैं, जी, तो उस गांव के लोगों के आवागमन की सुविधा होती है, भवन निर्माण सामग्री पहुंच जाएगी, लोग अपने गांव से जुड़ जाएंगे, जी, अगर पर्यटन से जुड़ी कोई गतिविधि है वो बढ़ जाएगी। जी, मगर उसी के साथ पलायन भी हुआ है, उसी के साथ विसंगतियां आई हैं। जी, और जो शेष देश में जो नई पीढ़ी के रूप में हो या आम लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, उसको सकारात्मक नकारात्मक किया, उससे हम भी अछूते नहीं। जी, जी, मगर देवभूमि के अनुरूप किए जाने की बहुत आवश्यकता है। और जिस तरीके से ऑल वेदर रोड ने संख्या बढ़ाई है, मगर धामों के दबाव के प्रबंधन में भी काम हो रहा है, उनके मास्टर प्लान में काम हो रहा है कि एक व्यक्ति सहज रूप से सड़क पे तो आए, उसकी यात्रा सुगम हो, मगर वो पहुँच के सुलभता के साथ दर्शन भी करे और वो प्रवास भी करे। जी, इस पे काम चल रहा है, कुछ समय बाद ये आकार लेगा। तो हमें लगता है कि हमारा पर्यटन, हमारा तीर्थाटन, जो हमारी मूल मेरुदंड है इस राज्य का, वो ज़्यादा सशक्त होगा। जी, मुजफ्फरनगर कांड के जो अपराधी थे, जी, उनको आज तक वो निरुत्तर है एक तरीके से। वो पूरा वो उसके लिए किसने पैरवी करनी थी? उसके लिए पैरवी क्यों नहीं हो पाई जो प्रबल पैरवी होनी थी? देखिए, मुजफ्फरनगर कांड एक ऐसा दाग है कि जिसको बहुत बड़े शब्दों में विस्तृत बयां करने से हमें लगता है कि हम खुद ही कहीं ना कहीं ऐसा अपमानित महसूस करते हैं कि काश उस समय हम और शक्तिशाली होते, हम बहुत अलर्ट होते, ये ऐसी घटना नहीं घटती। और जिस दिन घटना तो घटी ना। हाँ, जिस दिन ये घटना घटी वो मुलायम सिंह की सरकार और कांग्रेस की संयुक्त सरकार थी। जी, उन दोनों के समर्थन से वो सरकार थी। भले उसके बाद तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे उसमें कांग्रेस के, और कुछ दिनों बाद जब जनता सड़कों पे आई ऐसे कांड को लेकर के, तो उन्होंने समर्थन वापस लिया। मगर वो घाव इन दोनों दलों के द्वारा जो दिया गया है, और हम मानते हैं कि जनता का आंदोलन था, जनता का दबाव था, मगर ऐसी सरकारें भी होनी चाहिए कि जो उसका सम्मान करें। और इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि अटल जी ने उन भावनाओं का सम्मान किया, एक पृथक राज्य दिया, और उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस भी दिया दर्जे का कि 10/90 के साथ विकास कार्य हों, जो तुरंत कांग्रेस की सरकार आते ही ख़त्म हो गया। तो हमारा उस समय जो आकार ले रहा था, हमारे सिटकुल बन रहे थे, हमारे जो ढांचा अवस्थापना का आ रहा था, वो अचानक रुक गया, क्योंकि केंद्र की जो विशेष पैकेज थे। लेकिन अंतरिम जो सरकार थी वो भाजपा की आई, और उस वक्त तो वो परिसंपत्तियां तक अपने साथ नहीं लेकर के आई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जल्दबाजी थी, इस पर आप क्या कहेंगे, जो फिर 2002 में वो रिपीट भी नहीं हो पाई? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जनमानस के भीतर क्या चल रहा है, क्या वो तय करता है, ये अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के बाद आप पूरे आंदोलन को, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूँ, पूरे आंदोलन में कांग्रेस कहीं नहीं थी। राजनीतिक तौर पर जी, कांग्रेसी लोग हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के हमारे भाई हैं, जी, वो उनको भी पीड़ा हुई होगी मुजफ्फरनगर कांड से, वो भी धरने जुलूस में आए होंगे। मगर राजनीतिक तौर पे कांग्रेस का कभी स्टैंड नहीं रहा, मेरी लाश पे बनेगा या काउंसिल बना दो, इस तरह बड़े नेता बोलते रहे। हम लोग तो उत्तरांचल संघर्ष समिति के नाम पे, ये जो क्षेत्रीय दल है या संघर्ष समितियाँ, हर आदमी आंदोलित था। और हम तो इसलिए भी बोलते हैं कि हमारे इस आंदोलन में लोग ही नहीं, हमारे जानवर भी थे, क्योंकि घसियारी एक दिन घास लाती थी, वो बेचारा 2 दिन खाता था, उसका भी एक योगदान है। मगर उन भावनाओं के अनुरूप जिस तरह राज्य बढ़ना चाहिए था, या क्षमा करें, आपने पैरवी की बात की, कानूनी प्रक्रियाएं अलग हैं और सरकार की तरफ का पक्ष अलग है। परिसंपत्तियों का जहाँ तक विषय है,
परिसंपत्तियों को लेकर एक चुनी हुई सरकार, जो पहली सरकार थी, परिसंपत्तियों का बंटवारा हो गया था, जो जहाँ जिस तरीके से है उस तरीके से संपत्तियाँ दी जाएंगी। पहली सरकार की लगातार 8-10 जो मीटिंगें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुई, वहाँ भी फिर बदलाव आया और वो पीछे हो गई। अभी योगी जी के कार्यकाल में आने पर और हमारी सरकार में, जो त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल हो या तीरथ जी का हो या धामी जी का हो, उसमें बहुत सारी संपत्तियों का निराकरण हमारा हुआ है। हमारा ये कहना था, जिस नहर की हेड और टेल उत्तराखंड में है, अंतरिम सरकार एक व्यवस्थापक सरकार थी। उस सरकार के पास बहुत निर्णय लेने के कार्य भी नहीं थे। उस सरकार के पास नीतिगत फैसलों को आकार देने का भी समय नहीं था। और राजनीतिक दल भी हैं, हम सीधे चुनाव के पास थे और एक बहुत छोटा कैबिनेट थी। आप देखिए 21-32 लोग जो उस समय आए थे, जो हमारे पूरे हरिद्वार को मिला करके जो हमारा ढांचा था। इसलिए जो पहली सरकार थी, जिसकी नींव थी, जैसे आज बोलते हैं कि सिडकुल का आकार लिया वगैरह लिया, मगर उस सिडकुल में हो क्या रहा है, पैकेज को लेकर क्या हुआ, इन सारे विषयों को लेकर किया जाना चाहिए। लखेड़ा जी, आप उन राजनेताओं में हैं भाजपा के भीतर जिन्होंने लखनऊ में, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था, तब लखनऊ में जो बन रही योजनाएं थी उनको भी देखा है और खुलकर बेबाकी से सारे मुद्दों पर बातचीत रखी है। उसके बाद राज्य बनने के बाद भी एक भाजपा नेता होते हुए आपने पक्ष और विपक्ष को बहुत साफगोई के साथ जनता के सामने, जब भी आपको मौका मिला है, आपने रखा है। ऑल वेदर रोड की अभी आपने चर्चा की। आपने कहा कि राज्य के आंदोलन में घसियारियाँ भी जो शामिल थी। आज जो है, एक तो मैं ऑल वेदर रोड की चर्चा करना चाहूँगी कि विकास के पैमाने पर ऑल वेदर रोड जो अक्सर बंद रहती है, और उसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि जिसको हमेशा यातायात के लिए, सुगम यातायात के लिए तैयार किया गया था, वो अक्सर बंद रहती है और वो परेशानी का सबब बनती है एक तरह से। और दूसरा कि जिन घसियारियों की आपने चर्चा की, वास्तव में उत्तराखंड की मेरुदंड है वो घसियारी, तो वो अभी बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति में है कि कभी भालू का आक्रमण है, कभी गुलदार का आक्रमण है। कल ही मेरी वो पौड़ी में गडोली के पास जो महिलाएं ना धरना देने के लिए वहाँ पे पहुँची थी, डीएफओ के घेराव के लिए पहुँची थी, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उनकी जो पीड़ा थी वो बड़ी असमंजस में डालने वाली थी कि भाई वो जान पे की बाजी लगा करके जिन जानवरों के लिए वो घास लेने के लिए पहुँचती हैं, वो नहीं गई हैं, क्योंकि उनके लिए पहले वहाँ पहुँचना ज़रूरी था जहाँ पर डीएफओ का घेराव हो रहा था, या वो इतनी घबराई हुई हैं, परेशान हैं। कैसे देखते हैं आप इस सबको, और मतलब कैसे इससे निपटना चाहिए सरकार को? देखिए, उत्तराखंड का आपदाओं से चोली दामन का साथ है जी। जब गर्मी आती है तो हमारे जंगल जलते हैं जी। बरसात आती है तो बादल फटने की घटना, भूस्खलन होना, नदियों में बाढ़ आना, भू धसाव होना, सड़क, बिजली, पानी बंद हो जाना होता है। जी। सर्दी आती है तो पाले के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, पाइपलाइनें टूट जाती हैं, बिजली की लाइनें टूट जाती हैं। जी। इन सब के बीच किस तरीके से सरकार की नीतियां काम करें, क्योंकि ऑल वेदर में जो हमारे नए पहाड़ हैं, इन नए पहाड़ों पे जितनी भी सड़कें बनी हैं और उनमें लगातार कई जोन हैं जहाँ पे डेंजर जोन बने हुए हैं। अभी मेरी एक बात हो रही थी, वो गढ़वाल विश्वविद्यालय में वो शोध विद्यार्थी आए हुए थे, तो दिल्ली से आए थे। उनका कहना था कि हमने पूरी अलकनंदा वैली में वो किया है, सर्वे किया है, और करीब 1000 डेंजर जोन विकसित हो गए हैं। इससे पहले मैं अमर उजाला में थी, तो ऋषिकेश से लेकर के जो लामबगड़ तक के जो रास्ता था, उसमें करीब 11 या 13 डेंजर जोन थे। तो ये जो डेंजर जोन विकसित हुए हैं, वो कैसे हुए हैं? यदि ये विकास का पैमाना है, जरूर, ठीक है, बताता है ये जो ऑल वेदर रोड है, तो ये डेंजर जोन क्या है फिर? देखिए, भूगर्भीय विषय पे, इस पे तो विशेषज्ञ बोलेंगे जी। मगर जब रास्ते का चौड़ीकरण हुआ, जहाँ 4 मीटर का रास्ता था जी, आज इतनी चौड़ी सड़कें बन गई हैं जी, तो ज़रूर जब कटिंग हुई होगी तो जो रॉक वाले एरिया हैं वो उस चौड़ीकरण में हो सकता है, उसके बाद अब मिट्टी का जोन आ गया हो। नहीं, भूगर्भवेत्ताओं ने उस वक्त भी चेताया था कि ये गलत तरीके से हो रही है कटिंग। मगर व्यवहारिक देखिए, आप इस पक्ष को भी देखेंगे कि कई बार आपको सड़क चौड़ी भी करनी है, आपको कई बार पेड़ भी काटने पड़ेंगे,
आपको कई बार उसके भूगर्भी जो पर्यावरणीय चिंताएं उनको करते हुए भी आपको विकास करना है। जैसे आज हम करते हैं कि भाई यहाँ सड़क कटेगी तो इतने हज़ार पेड़ दूसरी जगह लगाने, हमारा ग्रीन कवर बना रहे। इन सारी चिंताओं के साथ ये चीज़ें होनी है, इसको रोक नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हम उसका प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, हम यात्रियों के आवागमन में सड़क अगर ब्लॉक है उसको कितनी जल्दी से खोल रहे हैं, या विषम परिस्थितियों के बावजूद भी किस तरह काम किए। कई बार तो जान गंवा देते हैं जो आपदा प्रबंधन में काम करने वाले लोग हैं, उसका प्रबंधन हो रहा है। मगर इन सब के बावजूद इन मौसमों के जो परिस्थिति दृश्य हैं उनमें काम हो रहा है। दूसरा, आपने जंगली जानवरों का वाकई कारण क्या कि जैसे हमारा पलायन के कारण हमारा मूवमेंट गांव के आसपास जो खेती थी हमारे घटी, खेतियाँ ख़त्म हुई, जानवरों के प्रवास हमारे नज़दीक आए, उन्होंने आबादी पे हमला शुरू किया। और इस समय तो पूरा एक जो सिस्टम है या फसल का जो मौका रहता है उस समय उनके आक्रमण भी बढ़ते हैं। अभी हम साथी आ रहे थे विनोद कंडारी जी, तो वो एक गाँव का अभी दौरा करने गए हैं कि जहाँ पिंजरा लगा हुआ है। अब वन विभाग की कई नीतियाँ किस तरह की हैं कि जब तक वो आदमखोर घोषित ना हो, भाई मेरे घर में अगर हमला हुआ है, हमने अपने किसी परिजन को खोया है, हमारी भावनाएं दूसरे किस्म की उस जानवर के लिए, मगर चिंताएं इस तरह की कि उसको कब तक मैन ईटर घोषित करना है, कैसे मारना है, वन विभाग की टीम लगी हुई है, इन सब पे भी काम चल रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस में नया परिवर्तन हुआ है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या किसी तरीके की चुनौती होने वाली है, या कांग्रेस समझ ही नहीं पाई है कि हमको क्या करना था और कैसे करना था, कि एक तरफ गोदियाल जी हैं, दूसरी तरफ हरक सिंह रावत जी बिठा दिए गए पीछे से। आप किस रूप में देख रहे हैं कांग्रेस के नए परिवर्तन को? सबसे पहले मैं भाजपा कांग्रेस के चश्मे से आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करने वाली पार्टी है। हमारे लिए चुनाव बीच बीच में आते हैं, और जब चुनाव आते हैं हम चुनाव में काम करते हैं जी। उसके अलावा हम राष्ट्रीय मुद्दों पे, सांस्कृतिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे काम करते हैं। आपदा आई है तो कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं जी। सरदार पटेल जी का आजकल अभियान चला हुआ है, उससे पहले हमारी अहिल्याबाई जी को लेकर के था। ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये जनता के बीच में जाए, इनके कार्यक्रम हो, इसमें किसी को राष्ट्र गौरव के लिए काम करना कोई बड़ी बात, मतलब विरोध का भी विषय नहीं हो सकता। हम सदैव काम करते हैं, चुनाव आ गया तो फिर चुनाव प्रबंधन में लेंगे। कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के टाइम पर ही या नेताओं के स्वागत में या जब परिवर्तन होता है तब आपको कार्यकर्ता सड़क पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का जनता, जन सरोकार, समसामयिक विषय से कोई मतलब नहीं रहता। अभी आश्चर्य की विषय यह है कि जब कांग्रेस चुनाव के महीनों में ही चुनाव संचालन समिति घोषित करती थी, अब की बार उन्होंने बहुत समझदारी का परिचय किया कि ताकि अपना प्रबंधन करें, अपना ढांचा तैयार करें और वो उसके बाद चुनाव लड़ें। मगर केवल उत्तराखंड गढ़वाल मंडल नहीं है, उत्तराखंड हमारा पूरा गढ़वाल कुमाऊं को मिलाकर, तराई को मिला करके है। मगर जिस तरीके से कांग्रेस ने अब की बार प्रीतम सिंह जी को चुनाव संचालन दे दिया है, हरक सिंह जी को प्रबंधन दे दिया है, प्रदेश अध्यक्ष इनको बना दिया है अपने गोदियाल जी को। अच्छा, उसमें भी क्या है कि चक्राता से अपने प्रीतम सिंह जी हैं और गढ़वाल पौड़ी से ही दोनों नेता दे दिए गए हैं। तो आप जाति क्षेत्रीय एक संतुलन अगर बनाते ताकि वहाँ से लीडरशिप आती, और वहाँ भी आप देखिए कटाक्ष में मंच से कोई कह रहा विश्व पुरुष कौन है, हरीश रावत जी कहते हैं, तो फिर हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि इधर से फ्यूज बल्ब हैं। तो कांग्रेस के भीतर जो ऊर्जा आनी चाहिए थी, मंच पे दिखनी चाहिए थी, हरीश रावत जैसे बड़े नेता कह रहे हैं मुझे किसी बूथ में काम दे दीजिए, वो व्यवस्था है या लाचारी है या कटाक्ष है, ये कांग्रेस समझ सकती है। तो पहली नज़र में एक राजनीतिक दल, हम तो दर्शक दीर्घा से उन्हें देख रहे हैं, उनके भीतर क्या प्रबंधन है वो जानते हैं, मगर जो पहला संदेश गया है वो उनके संतुलन की दृष्टि से और अन्य चीज़ों की दृष्टि, जिसके लिए कांग्रेस बोली जाती है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उनकी लीडरशिप में कोई इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसे समाज से कि जिनकी वो लड़ाई लड़ते हैं, सो कॉल्ड बोला जाता है। तो मुझे नहीं लगता ये कहाँ तक लड़ाई जाएगी। और उसके बाद रोज़ हरक सिंह जी के जो बयान हैं वो उन्हीं को असहज कर रहे हैं। आपने संतुलन की बात की, संतुलन के लिए ही गैरसैंण की बात की गई थी। गैरसैंण राजधानी कौशिक समिति से लेकर के उसके बाद दीक्षित आयोग ने भी उसको पूरी तरीके से, मतलब कई तरीके की अड़चनें डालने के बावजूद भी नकार नहीं पाया था। जनभावनाओं के बावजूद, सारी कमी पेशियों को दूर करने के बावजूद एक पहाड़ी परिक्षेत्र के लिए एकदम सुटेबल क्षेत्र था एक राजधानी के रूप में,
विधानसभा भी बन गई, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित हो गई। आपका गृह क्षेत्र भी है गैरसैंण। आप किस तरीके से देखते हैं विकास के? आप कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, मतलब अच्छा खासा विकास हो गया 25 साल के उत्तराखंड में। गैरसैंण के हिस्से क्या आया? एक गैरसैंण का निवासी होना, मेरा घर होना जी ये तो गौरव की बात है ही, जी मगर उत्तराखंड का एक नागरिक होने के नाते, राज्य का एक आंदोलनकारी होने के नाते और इस राज्य की कल्पनाओं की जड़ में गैरसैंण है। आज कोई इंटेलेक्चुअल देहरादून में बैठकर और जिस तरीके से लोग अब गैरसैंण को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि यहाँ ढांचा बन गया, वहाँ ढांचा बन गया, अब क्या ज़रूरत है, ये लोग ना आंदोलन से जुड़े लोग हैं, ना आंदोलन की भावना से जुड़े लोग हैं और ना उन शहीदों के जो सपने थे, उनके संघर्ष थे, उनकी शहादत थे, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। जी गैरसैंण जनभावनाओं का केंद्र है। आप उत्तराखंड के मैप में हाथ रखिए तो बीच में गैरसैंण आता है। जी गढ़वाल कुमाऊं की संधि है और प्रत्येक जिला मुख्यालय से उसकी दूरी 181 किलोमीटर जी है ना। बिल्कुल। और हम उस आंदोलन में इसलिए भी हैं कि आपके स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय पुरुषोत्तम असनोड़ा जी वो पत्रकार भी थे, आंदोलनकारी भी थे और गैरसैंण के डॉक्यूमेंट में जो हम लोगों के पास या जो आंदोलन के पास जो एक डॉक्यूमेंट है उसके वो एक हिस्से भी थे। वो दूधातोली रेंज में जिस तरह उनके साथ जाके हमने चीज़ों को देखा है। अब आप ये बताइए, उत्तराखंड राज्य बना तो कौड़ी झोंगड़ा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, है ना, राजधानी गैरसैंण आंदोलन हुआ। और मुझे तो सौभाग्य में एक ऐसा आंदोलनकारी हूँ जिन्होंने पृथक राज्य के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके और राजधानी के लिए गैरसैंण से देहरादून पदयात्रा करके हमने उत्तराखंड की विधानसभा में पर्चे फेंक के गैरसैंण बननी चाहिए। ये स्थानीय नागरिक होने के नाते जो मेरा कंट्रीब्यूशन। अब अपनी पार्टी पे आता हूँ। हमने गैरसैंण को कभी नहीं नकारा। गैरसैंण के जो ढांचागत चीज़ें हैं, पहले किस तरीके से सत्र हो रहा था, हमने सत्र की संख्या बढ़ाई है। 15 अगस्त 26 जनवरी मुख्यमंत्री जी वहाँ आ रहे हैं, राज्य स्थापना दिवस वहाँ कर रहे हैं, योग दिवस वहाँ मना रहे हैं, गैरसैंण का मूवमेंट बढ़ाया है। और उसी के साथ गैरसैंण का एक लोग नारे लगा रहे हैं, जो पहले भी बोलते थे, उनके पास समय था, उन्होंने नहीं किया। हम उसको ढांचे को आकार करके जनभावनाएं हैं गैरसैंण के लेकर और ज़रूर गैरसैंण राजधानी एक दिन बनेगी। ये हमारा और उन शहीदों की कामना है। ये राजधानी की बात है। मेरा जो सवाल था उसका जवाब अभी भी नहीं मिला मुझे। मेरा सवाल यह है कि गैरसैंण के हिस्से आया क्या है? गैरसैंण के हिस्से का मतलब गैरसैंण के आम नागरिक के हिस्से क्या आया है? गैरसैंण के आम नागरिक का मतलब यह है कि जब गैरसैंण की परिकल्पना की गई तो उसको उस पहाड़ी भूभाग की तरह देखा गया कि भाई जो गैरसैंण से लगा हुआ या जो उत्तराखंड का जो दूरस्थ पहाड़ी परिक्षेत्र है वो गैरसैंण, वो मतलब वही समस्याएं गैरसैंण में भी हैं। और गैरसैंण के भीतर जो अवस्थापना और जिस तरीके की भी सुविधाएं तैयार होंगी वो अन्य जगहों में, मतलब अन्य स्थानों को भी फैलेंगी, है ना। तो गैरसैंण के हिस्से क्या आया का मतलब पूरे पहाड़ी जनजीवन के हिस्से क्या आया, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, जिस तरह बजट का एलोकेशन होता है जी, जिस तरह योजनाओं को लेकर बजट दिया जा रहा है जी, वो आम जनता, आप तो पत्रकार हैं, सबके सामने है। जिस तरह गैरसैंण की 25 साल पहले स्वास्थ्य व्यवस्था थी, जी, बहुत की जानी आवश्यक है। जिस तरह मानक हैं, जिस तरह विशेषज्ञ चाहिए और पूरे प्रदेश में डिमांड है, नहीं मिल रही हैं, लगातार विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, 5 लाख रुपए तक भी वेतन ऑफर किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी चिकित्सक नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए पूरे राज्य में आंदोलन है, बस सरकार के पूरे प्रयास हैं और जनता भी देख रही किस तरह प्रयास है। मगर आपका तो बचपन गैरसैंण में गुजरा है। गैरसैंण के जो हॉस्पिटल है उसकी क्षमता देखिए, गैरसैंण में किस तरह विद्युत की व्यवस्था रहती थी, आज किस तरह सुचारू है। गैरसैंण में चारों ओर सड़कों का जिस तरह जाल है कि सिवनी गांव को भी जो है, मेहरगांव रामड़ा को भी सड़क जारी है, चारों ओर फैली है। उसके बाद गैरसैंण में डिग्री कॉलेज आ गया, नवोदय विद्यालय आ गया। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एक पूरे उत्तराखंड के हिस्से में, गैरसैंण ही नहीं, सुगम जो सुदूर क्षेत्र हैं उनके हिस्से में भी जितना आना चाहिए उस तरह से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए, पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, वन निगम के भी वन अधिनियम भी हैं कि आप बिजली की लाइन, पानी की लाइन, सड़क को लेकर रोज़ परेशान रहते हैं। कई चीज़ें घोषणा हो चुकी हैं मगर बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। उसके बावजूद भी मैं 25 साल के पुराना गैरसैंण मैंने देखा है, जिया है, और आज हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम सुविधाओं के
और व्यवस्था के काफ़ी नज़दीक हैं, जिसमें बहुत कुछ किया जाना गुंजाइश सदैव रहती है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसके बावजूद मैं आपको एक उदाहरण भी बता रही हूँ कि अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पर वो देखा, मैंने जाकर स्वयं नहीं देखा है, लेकिन फरकंडे में डिग्री कॉलेज है, हाँ। उधर एक पुलिया बन रही थी और सोशल मीडिया में जो एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें वो जो ब्लॉगर था वो जो पुलिया में जो निर्माण काम हुआ है उसको यूं ही हाथ से उठा करके और अपने सिर पर पटक रहा था और वो तोड़ रहा था उसको। तो वो इस तरीके का तो निर्माण कार्य हो रहा है। अस्पतालों में प्रसूता की मौत के बाद किस तरीके का आंदोलन और किस तरीके का रोष जनता का सड़कों पर था वो आपको मालूम है। चौखुटिया मतलब गैरसैंण है। जब गैरसैंण की परिकल्पना हुई तो उसमें चौखुटिया से लेकर आदिबद्री का पूरा परिक्षेत्र शामिल था। चौखुटिया में वर्तमान में इतना बड़ा ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की किस तरीके से सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार का कहना है, परसों हमारी रीजनल रिपोर्टर की बात हुई है स्वास्थ्य मंत्री जी से, उनका कहना था कि चौखुटिया के लिए जो करना था सरकार को कर चुकी है। वो लोग कह रहे हैं भाई विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना पूरा ही नहीं हो सकता है हमारा काम। जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ वो विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग पर हुआ। मैं आपके एक सिलसिले हैं जी। एक ब्लॉगर अगर घटिया निर्माण तोड़ रहा है, इससे पूरे गैरसैंण के पूरे राज्य के विकास को नहीं आंका जा सकता है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर ने गलत किया, उस पर कार्रवाई होगी और उस पर कार्रवाई हुई भी। कहीं अगर हो रहा है संज्ञान में आया, और आप लोगों की नज़र तो हर जगह है, वो संज्ञान में आया, उस पर कार्रवाई भी हुई है जिस तरह काम हो रहा था। पहली चीज़, काम सब जगह मानक पे होगा और लोग जागरूक हैं, पहली। नंबर 2, आज वो डिग्री कॉलेज ही नहीं, वहाँ चीज़ें विषय बढ़ा दिए गए हैं, वहाँ हॉस्टल तैयार हो गया है और बाकी सुविधाएं जुड़ रही हैं, पहली चीज़। नंबर 2, जो प्रसूता की मृत्यु हुई, हमारी बहन है, और जितनी पहाड़ों में हो रही है, अभी घनसाली का भी आंदोलन आ रहा है, ये वाकई हमारे लिए इसलिए बड़ी चुनौती है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को लेकर के जो व्यवस्था चारों ओर दिख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, यहाँ तक कि चौखुटिया में जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं और हम तो सैल्यूट करते हैं उन लोगों को कि आजकल ऐसे मौसम में भी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ से देहरादून गए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उस जो मानक हमने दिया है उप जिला चिकित्सालय का, उस मानक के अनुरूप हम पूरा करेंगे। ये सरकार की जितनी भावनाएं हैं, सरकार का आंदोलन के प्रति जितना सम्मान है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, आंदोलनकारियों का वक्तव्य इसलिए है कि हमने अपने सामने अपने परिजनों को हम देख रहे हैं, अस्पताल रेफरल बन रहे हैं, अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर को जो देना है वो डॉक्टर उसको हल्द्वानी जाके प्राप्त हो रहा है, तब तक उसकी सांस उसका साथ दे दे तो बचेगा। ये पूरे राज्य की विडंबना है। मगर जहां हमारे पास एक MBBS डॉक्टर होता था, उस अपेक्षा से हम बड़े हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो ज़रूरतें हैं उसमें बहुत कुछ किया जाना है। अस्पताल के ढांचे हमने बना दिए हैं, मशीनें हमने खरीद दी है, जो सरकार के हिस्से में जितना काम था। मगर लगातार निवेदन करना, दुर्गम क्षेत्रों में हमारे बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं, हमारे पहाड़ के बच्चे। और आप तो जानते हैं कि इसी श्रीनगर में जनरल खंडूरी साहब के टाइम पे था कि 15,000 रुपये में बच्चे MBBS करेंगे, 5 साल उत्तराखंड में रहेंगे। और दुखद का विषय है, मीडिया ने बार बार उठाया, हमारे बच्चे, हमारे गरीब बच्चे, गरीब परिवार के, वो लौट के नहीं आते, कोर्ट चले जाते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात, आपने खंडूरी जी के कार्यकाल की बात की। निसंदेह उनका एक सपना था श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, और उन्होंने पूरा भी किया। सबसे न्यून शुल्क पर यहाँ पर प्रवेश दिलाए गए, सब कुछ हुआ। उससे पहले जब बेस अस्पताल था तो मैं खुद यहाँ पर अमर उजाला में थी, रिपोर्टिंग कर रही थी, और मैंने देखा कि उस वक्त 13 विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर थे श्रीनगर में। तब विशेषज्ञ डॉक्टर थे। जब मेडिकल कॉलेज के पास आया तो इस खंडूरी जी के प्रयासों से ऐसा नहीं कि यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं आए। मैं कहना चाहती हूँ कि विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आना चाहा यहाँ, वो आए भी। हर तरीके के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, आपके न्यूरो से जुड़े हुए थे, कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए थे, इसके अलावा चेस्ट वाले थे, हर तरीके के आए। हड्डी रोग विशेषज्ञ बड़े अच्छे आए यहाँ पे, प्रसूता विभाग में भी बहुत अच्छे आए। लेकिन फिर वो क्या परिस्थितियाँ हुई, उसको कभी भी मुझे तो नहीं लगता कि समीक्षात्मक रूप से समझा गया कि वो डॉक्टर क्यों छोड़ करके चले गए। जबकि मैं
क्योंकि रिपोर्टिंग में थी, मैं एक बीट की तरीके से उसको कवर कर रही थी और मेरा रोज का आना जाना था मेडिकल कॉलेज। तो मैं जो अपनी बारीक दृष्टि घुमा पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यदि यहाँ पर जो उनके परिवार के लिए, उनके रहने के निमित्त जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो पाई हैं, केवल एक आवासीय सुविधा के अलावा। हाँ, तो आप देखिए आज भी उनके लिए बहुत शानदार अच्छे हॉस्टल जैसे गौचर में बना या गैरसैंण में बना, जगह जगह बनाए गए। मैं फिर कह रहा हूँ, ढांचे में कहीं कमी नहीं है जी। आज उनके आवासों की दिक्कत नहीं है। आज उनके लिए जो वेजेस दिए जाने चाहिए और जो वेतन आउट ऑफ वे जाके ऑफर किया जा रहा है। और जिलाधिकारी अभी जब आंदोलनकारियों के पास आए, उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ वार्ता में कहा कि हमने विज्ञप्ति दी है, आपके भी कोई जानने वाले हैं, कहीं से आप भी इन चीज़ों को बता सकते हैं, विशेषज्ञ के लिए हम इतना वेतन दे रहे हैं, इसके बावजूद हमने इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं, आए और ज्वाइन करें। चौखुटिया बहुत अच्छी जगह है, यहाँ रहने के लिए माहौल के हिसाब से भी अच्छा है, या पूरे पहाड़ की बात। मगर अभी भी लगातार चल रहे हैं। यहाँ तक कि दून अस्पताल शहर के बीच में भी एक समय पर पूरे अच्छी खासी संख्या में आए, मगर मुझे ऐसा लगता है या तो ज़्यादा पैसे बाहर हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा वेतन मिल जा रहा है कि जो शायद उनको कम लगता है। तो सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी फिर जैसे पहले क्या था कि हमारी जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ थे और में छोटे छोटे केंद्रीय डॉक्टर थे या कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर थे। आज तो पूरे ढांचे के जो MBBS डॉक्टर है उसकी कोई कमी नहीं है, विशेषज्ञों को लेकर टोटा है। और विशेषज्ञ की क्या हो रहा है कि तराई के विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना तो फिर अधूरा है ना मामला। हाँ, और तराई के जो अस्पताल हैं उनमें वो पूर्ति हो जा रही है, देहरादून हल्द्वानी तक पूर्ति हो जा रही है। मगर नैनीताल उधर चढ़ना हो, इधर पौड़ी की तरफ आना हो या नरेंद्रनगर से ऊपर जाना हो, वहाँ को लेकर लगातार बना है। हाँ, जहाँ हमारे पुराने डॉक्टर, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं जो विशेषज्ञ हैं, वो आज भी दुर्गम परिस्थितियों में हमारे लिए पूरा प्राणवायु का काम कर रहे हैं और वो आज भी दिन रात काम कर रहे हैं। हरक सिंह रावत जी को कांग्रेस ने चुनाव संचालन का जिम्मा भी दे दिया है और वो अब पोल खोलने पे आ गए हैं कि वो भाजपा के नेताओं की किस तरह से पोल खोलें। उनका जो बयानबाजी का जो अभी दौर है वो कितना चलेगा, वो क्या चलेगा, वो तो समय के गर्भ में है। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हरक सिंह जी एक तो कुंठा और अवसाद में है जी। जितने वरिष्ठ वो नेता हैं, 91 में जो जनप्रतिनिधि बन गया हो जी, तो 35 साल की यात्रा छोटी नहीं होती। 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सदन में भेजा और 3 बार कांग्रेस ने भेजा। मगर आज वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं पे टिप्पणी करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं वो अपने भी बूते जीतते हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं। तो उन्हें कांग्रेस की क्या जरूरत है? वो पार्टियों में क्यों जाते हैं? वो आज भी कांग्रेस में क्यों हैं? या वो हाथ जोड़ के अपनी बहू के लिए भारतीय जनता पार्टी में क्यों टिकट मांग रहे थे? है ना, पहले वो हमारी बहना भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, हम हरक सिंह जी के एंगल से कह रहे हैं। दूसरी चीज़, वो हमारे प्रदेश के नेताओं पे टिप्पणी कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों पे टिप्पणी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी पे टिप्पणी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी कर रहे हैं और उपहास में कर रहे हैं। भले आज उनकी किसी भी जो भाषा है या बयान है उसको गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि जब कुछ चटकारे वाला चाहिए तो हरक सिंह जी के पास चले जाइए। मगर जिस गमले ने आपको उगाया, जिसने आपको वृक्ष बनाया, आप उसी को गाली दे रहे हैं। और जब आप दोबारा इतने लंबे समय के बाद बाहर पूरा पर्यटन करने बाद विभिन्न दलों के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के चौखट पे आए, उसके बाद भी आप बाहर जाके फिर भाजपा और संघी के आप अपमान कर रहे हैं। तो हरक सिंह जी उत्तराखंड की राजनीति के राखी सावंत हैं, जिनको चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि लोग उनके चटकारे लें, उनको कम से कम व्यू मिले और अधिक से अधिक चर्चाएं आए और अधिक से अधिक लोग उनको देखें। वो किसी भी धरने में जाने को तैयार है, वो किसी भी मांग मानने को तैयार है। आप कुछ भी बोलिए मानने को। ये एक वरिष्ठ राजनेता की ये कम से कम उनका अवसाद है उनके भीतर का, क्योंकि उन्होंने सदैव उछल कूद करके कभी इस पार्टी में गए, कभी उस पार्टी, और सदैव प्राप्त करते रहे और उन्हें सदैव मिलता रहा। पहली सरकार में वो मंत्री बन गए जिसमें उत्तराखंड में उन पे आरोप लगे, जैनी कांड हुआ, उत्तराखंड पूरे देश में शर्मसार हुआ। उन्होंने तो तभी कह दिया था कि मुझे चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। तो ये पराकाष्ठा देखिए उनका फिर आप उनसे नीतिगत आचरण की, जब वो यहाँ से वहाँ कूदते रहे हैं, नीतिगत आचरण की किस तरीके से आप कर रहे हैं? अपेक्षा पूरा उत्तराखंड नहीं करता उनसे। और वो अच्छा, और फिर हरक सिंह जी ईमानदारी पे
चरित्र पे, शुचिता पे हरक सिंह जी बोलेंगे। मतलब सूप बोले तो सूप चलनी बोले जिसमें 100 छेद। उनको पहली बार मंत्री बन गए, दूसरी बार वो नेता प्रतिपक्ष बन गए, तीसरी बार वो अपनी सरकार में मंत्री बन गए, फिर जब वो भाजपा में फिर मंत्री बन गए। उन्हें लगा पूरा जीवन ऐसे आनंद में चलेगा, मगर जब उन्हें जनता ने जमीन दिखाई तो अब वो किस तरह बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। नहीं, ईडी का देखिए आप इस चीज, ये कटाक्ष सरकार हो सकता है पत्रकारों का। ईडी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। हाँ, हरक सिंह जी कह रहे हैं ना। हरक सिंह जी तो बहुत कुछ कहेंगे। हरक सिंह जी तो ये कहेंगे कि रात को जमुना बढ़ी हुई थी, कृष्ण का जन्म हो गया था, मैंने कहा बसदेव भाई मैं ही हूँ तुझे पार करा सकता हूँ, और तब जाके कृष्ण पार हुआ, मुझे चाचा बोलता है ना। और सुसैन बैद को मैंने बताया कि हिमालय में जड़ी बूटी है। हरक सिंह जी तो सब कुछ करने वाले व्यक्ति हैं, मगर उन्हें जनता जानती है कि वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और दुख होता है हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को, जो उन्हें बहुत बड़ा नेता मानते थे, वो अपनी गंभीरता खत्म कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा है, अनिल बलूनी जी का पासपोर्ट कार्यालय कहीं खो गया है, उनका बयान भी आया है इस विषय पर। उन्होंने क्या क्या है हाँ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? उनके कार्यकर्ता इस बड़े उत्साहित थे कि एक पासपोर्ट कार्यालय चमोली में खुलने जा रहा है। उनके ही कार्यकर्ता नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों को नहीं, उन्होंने बहुत प्रचार दिया था इसको। नहीं, कोटद्वार आदमी काम करेगा और काम की चर्चा आप ही लोगों के माध्यम से आएगी। कल जो उनका बयान आया और उसमें जिस तरीके से दुखित द्रवित वो दिखाई दे रहे थे और परेशान दिखाई दे रहे थे, वो नहीं समझ में आया कि अनिल बलूनी जैसे नेता को इस तरीके के बयान क्यों देना पड़ा। यही है कि गोपेश्वर में और कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस के काउंटर खुलने थे जी। विदेश मंत्रालय ने सहमति दे दी है, जिसकी घोषणा आप सबके बीच में है जी। उसके बाद कोटद्वार में लंबे समय से प्रशासनिक रूप से जो तहसील में या कहीं पे जो कक्ष मिलना था उसको देने में आनाकानी आ रही थी। लगातार उन्होंने बात की, और जो उन्होंने परसों किसी ने सवाल किया तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उस संबंध में अब माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार उस पर कार्रवाई करेंगे और देखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। तो विषय है और वो संज्ञान में आ गया। तो आपको नहीं लगता कि जब अनिल बलूनी जी को एक जो जनता की जो मांग थी उसको पूरी शिद्दत के साथ वो पूरा करना चाहते थे, और उनके सामने इस तरीके की अड़चन आ गई है और उन्होंने इस तरीके से अपनी जो परेशानी है उसको जो तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त किया, तो एक आम आदमी जो उत्तराखंड का है उसके लिए किस तरीके की दिक्कतें होंगी? नहीं, उन्होंने एक सामान्य सवाल के जवाब दिया है कि मैं वो एक, उन्होंने कहा आप भी ढूंढिए मैं भी ढूंढ रहा हूं। ठीक है, मगर ये है इससे प्रशासनिक जो तंत्र जागेगा। एक जनप्रतिनिधि अपनी पीड़ा बोल रहा है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, और उसमें राज्य सरकार की ओर से बहुत तत्काल उस पर जो कार्रवाई हो रही है, तो बहुत जल्द हमें पासपोर्ट ऑफिस भी मिल जाएगा, वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। मगर और भी बड़े काम हैं, क्योंकि ऐसा है कि मीडिया के लिए वो हाइप बन गया है, मगर एक तारामंडल भी बन रहा है, उसके साथ एक वो मतलब साइंस पार्क भी बना रहे हैं, माउंटेन म्यूजियम भी आ रहा है। निसंदेह उपलब्धि है जी। बातचीत को समाप्त करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान में जो भाजपा की स्थिति है 2027 को लेकर के, क्या है जो विशेष तैयारी है? विशेष तैयारी विशेष नहीं है, सबके सामने है। हम अपने एक ब्लूप्रिंट के साथ, एक घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच जाते हैं, और जनता के जनादेश मिलते ही उस घोषणा पत्र को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं जी। अपने पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच देने की कोशिश करते हैं। कितना हमने किया है और कितना हम नहीं कर पाए वो जनता के सामने है ना। जनता की अपेक्षाएं सदैव रही हैं और रहनी भी चाहिए, तभी एक सरकारों पे दबाव रहेगा, जनप्रतिनिधि पे दबाव रहेगा। मगर जिस तरीके से हमारी केंद्रीय और राज्य की योजनाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक साधारण व्यक्ति को शौचालय देने से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर अन्न सुरक्षा योजना से लेकर स्वास्थ्य बीमा योजना से लेकर उज्ज्वला है, सौभाग्य योजना है, एक गरीब का उत्थान कैसे हो सकता है और किस तरीके से उसको मजबूत किया जा सकता है, उसको रोजगार दे करके, उसको ऋण दे करके, महिलाओं को सशक्त करके, वो सारी योजनाएं हो रही हैं। उसके अलावा राज्य सरकार जिस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, हर घर नल योजना, जिस तरह उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में प्रयास पूरा किया जा रहा है, गांव तक जल पानी नहीं है उनमें। देखिए, स्रोत से कनेक्ट करने के लिए, वहां तक आने के लिए, ये स्रोत पे कई जगह तो ऐसा है कि जिस समय हमने प्रयास किया वहां पे बहुत पानी था, अब योजनाओं को शिफ्ट कर में नए स्रोत ढूंढे जा रहे हैं, ये अलग चीज़ है। इसके अलावा जो राज्य सरकार पूरा काम कर रही है लगातार, और हमें उम्मीद है
जिस तरह रिपीट हुई जी और उसके बाद भी जो राज्य में वातावरण है, और लोगों को कांग्रेस में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ फुटावल में है, ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विरोध नहीं है। प्लास्टिक की गन लेकर गोदियाल जी, जिनको हम बड़ा गंभीर व्यक्ति मानते थे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यालय में। आप केवल टीआरपी के लिए, आप फुटेज के लिए, रील बनाने के लिए काम करेंगे, रियल में कब धरती पाएंगे? राहुल गांधी भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो भी मतलब मौके पे हैं, रस्मी तौर पे नेतागिरी करते हैं, फिर विदेश पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस के नेता भी इकट्ठे होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं तो कटाक्ष करते हैं। तो हमें लग रहा है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी। और इसलिए कि भाजपा का विकल्प इसलिए नहीं है कि हम दिन रात काम करने वाले लोग, हमारा जनप्रतिनिधि हों या पार्टी कार्यकर्ता हों, वो जनता के बीच में। चुनाव प्रबंधन बेहतर है। चुनाव प्रबंधन तो सदैव हमारे, हर प्रबंधन, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम में हमारे पास हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? ना, अगर हमारा ऐसा होता तो मोदी जी तीसरी बार, राज्य में हम दूसरी बार नहीं आए होते। बिहार में हम ऐसे हर जगह आप जो देख रहे हैं, ये जनादेश है। अब तो वोट चोरी बोलना बंद कर दिया, ईवीएम बोलना बंद कर दिया, क्योंकि कितने दिन बोलते हैं। एआई कह रहे हैं। आप कुछ भी कहें और कुछ नया बोलेंगे। तो ये थे हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी। सतीश लखेड़ा जी अपनी वाक्पटुता के लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन सारी बातचीत के जो केंद्र में जो बात सामने आई है वो ये आई है कि उत्तराखंड के भीतर अभी भी जो परिस्थितियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो 25 साल का जो ये राज्य तैयार हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से भी नीतिगत कमजोरियां हैं। इसको स्वीकार करते हैं वो, लेकिन इसके साथ साथ उनका कहना ये भी है कि विकास के स्तर पर काफ़ी कुछ विकास हुआ है। उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो दिक्कत है वो एक जेन्युइन समस्या हो गई है इस राज्य की सरकार के लिए। हालांकि ये जो स्थितियां हैं ये पूरे देश में हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने सारे लोग हर साल MBBS में एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद वो विशेषज्ञता हासिल करके क्या विदेश चले जा रहे हैं या क्या हो रहा है। ये भी एक सवाल है सोचने समझने का। मैं अपनी बातचीत को एक सार के रूप में यदि कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाजपा और कांग्रेस जब चुनावी मोड में अब आने वाले हैं 2027 के लिए, तो ऐसे में कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह है वो वास्तव में उसके लिए एक सिरदर्द बन सकता है। और जैसा कि भाजपा के पास अपना एक प्रबंधन है, अपनी एक व्यवस्था है, और वो उसके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जन सुविधाओं की अनदेखी, जनता की जो मांग है उस पर सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है कई जगह पर जो दिखाई दे रहा है, वो भाजपा के लिए निसंदेह सिरदर्द बन सकता है 2027 के चुनाव में एक बेहतर प्रबंधन के बावजूद। नमस्कार।